शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह संकेत किस तरह से मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और एक एक करके आपके सामने टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। और एशियाई बाजारों की शुरुआत अगर हम देखें तो इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहा है, 21,050 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन हल्का सपाट यहाँ पर कारोबार हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो लाल निशान में है। हांगकांग के बाजार में करीब 250 अंकों की वीकनेस है। इंडिया के बाजार में करीब 0.5% की कमजोरी है। जापान के बाजार करीब 500 अंकों से ज्यादा की वीकनेस दिखा रहे हैं और चीन के बाजार भी 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ से तो कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। ज्यादातर एशियाई बाजार इस वक्त लाल निशान में है। गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे तो फ्लैटिश ही कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अन्य संकेत कैसे हैं दूसरे विदेशी बाजारों से? यूएस और यूरोप के बाजारों में किस तरह की हरकत है, और इसके अलावा आज हम ये भी समझेंगे कि क्रूड से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कच्चे तेल की चाल कैसी है। ये सब बताने के लिए हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्रूड के हालात बताइए, जिसको कि आप काफी क्लोजली वॉच करते हैं। अब $75 के नीचे भी फिसल चुका है। क्या कुछ फैक्टर्स हैं? आपकी भी एक्सपर्ट से बात हो रही होगी। क्या ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं क्रूड के लिए? देखिए, आज इस हफ्ते हमने जितने भी एक्सपर्ट से बात की थी सभी ने सेल कॉल दिया था 18 हाउस स्वदेश पर। हमारे मुनाफे की मंडी में भी और कमोडिटी विशेष में भी सबने सेल कॉल दिया। लगातार देखिए उसी हिसाब से गिरावट भी आ रही है। कल $74 तक फिसल गया। लास्ट जून के आसपास का जो लेवल था ना, वहां पर कच्चा तेल आ चुका है। लगातार 5वें दिन कल कच्चे तेल में गिरावट दिखी है। हफ्ते भर में 8% के आसपास की कच्चे तेल में गिरावट आ चुकी है। इजराइल हमास युद्ध के समय आपने देखा था कि $97 के आसपास कच्चे तेल का ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया था। वहां से काफी गिरावट आ रही है। अब सवाल उठ रहा है कि गिरावट क्यों आ रही है। सबसे पहली वजह तो आप है कि मूडीज ने चीन की क्रेडिट रेटिंग को घटाकर स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। लग रहा है चीन से मांग को लेकर अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा कई सारे छोटे देश हैं जिसमें नाइजीरिया है, लीबिया है, वेनेजुएला है, अंगोला है, वहां पर लगातार उत्पादन बढ़ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक यूएस अपना उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर लेकर जा चुका है। तो ये वजह है। यूएस में भले ही पिछले हफ्ते के नंबर्स अगर आप क्रूड स्टॉक के देखेंगे तो वो कम हुए हैं, लेकिन अगर आप जो गैसोलीन है, वो पेट्रोल के जो स्टॉक्स है वो काफी बढ़ गए हैं। और ऐसे सीजन में जब छुट्टियों का शुरू हो रहा है, ऐसे में भी स्टॉक बढ़ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। और जो आंकड़े आ रहे हैं, वहां के आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो ये चिंता कच्चे तेल पर हावी हो रही है। पिछले हफ्ते की जो बैठक थी आपने देखा, ओपेक प्लस में आपस में सहमति नहीं बनी। हालांकि कुछ मेंबर्स ने कहा कि वो कटौती करेंगे 22 लाख बैरल की पहले तिमाही में 2024 की। उसमें से ऑलरेडी आधे से ज्यादा की कटौती पहले से ही हो रखी है। तो यानी आपस में भी मतभेद है। लोग चाह रहे हैं कि ऊंचे भाव का फायदा उठाए कई उत्पादक, वो उत्पादन को रैंप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि कच्चा तेल लगातार गिर रहा है और $75 के नीचे भी ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। पूजा, बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर गिरावट है। 6 महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल पहुंच चुका है। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि अभी विश्व मोहन हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन अगर भारतीय बाजारों के संदर्भ में देखें तो हमारे लिए तो फिलहाल अच्छी खबर है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इसके चलते काफी ज्यादा आज देखने को मिल सकता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन विश्व मोहन, आप बताइए अन्य संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से? बिल्कुल, अन्य संकेतों में अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो कल डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों ही इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन गिरावट दिखी। हालांकि नैस्डैक परसों तेजी के साथ बंद हुए थे, लेकिन कल यहां पर भी गिरावट देखी। नैस्डैक भी करीब करीब ½ के आसपास गिरकर बंद हुआ है। तो तीनों इंडेक्स और दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। एडीपी यानी प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब के नंबर आए थे वो अनुमान से काफी कमजोर थे नवंबर महीने के। तो लग रहा है कि इकोनॉमी की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। लेबर कॉस्ट तो कम हो रहे हैं, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो फेड की जो सबसे बड़ी चिंता थी महंगाई कम करना, उस दिशा में ही आंकड़े अब आ रहे हैं। आज इंतजार रहेगा बाजार को, वहां पर बेरोजगारी दावे के नंबर आएंगे वीकली बेसिस पे, उस पर नजर रहेगी। और कल सबसे अहम डेटा आने वाला है, वो नवंबर का जो पेरोल डेटा है, यूएस जॉब रिपोर्ट, उस पर पूरे ही बाजार की नजर रहेगी। क्योंकि अभी फेड की तरफ से कोई कमेंट्री नहीं आ रही है, क्योंकि 12-13 दिसंबर की जो बैठक है उससे पहले कोई कमेंट अभी फेड अधिकारी नहीं कर रहे हैं। तो नजर सिर्फ डेटा और वो कल का डेटा काफी अहम होगा। उसके बाद बाजार अपनी चाल अलग दिशा में ले सकता है। तो ये कुछ संकेत अब तक मिल रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो यूएस
ईयर बॉन्ड यील्ड सितंबर के निचले स्तर पर आ चुका है, 4.12% के आसपास आ चुका है। इसके अलावा क्रूड जैसा $75 के नीचे आ ही चुका है। अब गोल्ड में भी स्थिरता दिख रही है, 2045 डॉलर के आसपास कॉमेक्स पर सोना है। तो ये कुछ अन्य खबरें हैं। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 104 के आसपास है। तो कुल मिलाकर बहुत इनकरेजिंग भी नहीं है और बहुत खराब भी संकेत आज के लिए कम से कम नहीं मिल रहे हैं। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन आपका ये सारा अपडेट देने के लिए। तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, और आगे कुछ और भी जॉब रिपोर्ट्स के आंकड़े आएंगे, उस पर बाजार की नज़र रहेगी। और ऑफ कोर्स फेड की बैठक भी होने वाली है, तो वहाँ पर क्या कमेंट्री आती है उस पर भी बाजार की नज़र फिलहाल टिकी हुई है। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी फिलहाल अमेरिकी बाजारों में तो नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि आगे फेड की कमेंट्री क्या होती है, उसके बाद अमेरिकी बाजार की चाल और दिशा तय होते हुए नजर आएगी और उसका असर भारतीय बाजारों पर भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल संकेत ठीक ठाक ही मिल रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। आज एक्सपायरी का दिन भी है, हम आगे रणनीति समझेंगे, लेकिन एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईएस की नेट बिकवाली का आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, 80 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से। लेकिन उसके सामने कैश मार्केट में डीआईएस अच्छी खरीदारी करके गए, करीब 1372 करोड़ की खरीदारी का ये आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 2040 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन, जिसको कि हम कल भी हाईलाइट कर रहे थे आपके सामने, 18,810 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन में करके गए हैं। अब इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे देखें और आज के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट के अंदर टिपिकली थोड़ा कंसोलिडेशन का दिन था और हमने कल आपको इंडिकेट भी किया था, जो 40,000 करोड़ रुपए की सेलिंग इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर हुई थी, वो बाजार को थोड़ा सा स्पीड कम कर देगा, वो रोक देगा, बाजार को चलने नहीं देगा। बाजार का मूड और माहौल बदल गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मार्केट अभी भी बुल फेज में, एक्सट्रीम बुल फेज में है, क्योंकि एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग और बढ़ी है। अब वो मेजोरिटी हिस्से में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट वो 54% लॉन्ग कर चुके अपनी पोजीशंस को। ये पहले 14% हुआ करती थी, आज से करीब 10 दिन पहले। तो 10 ही दिन में 14 से सीधा 54% के आंकड़ों पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आके उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स इंडियन मार्केट्स में जब भी बाय करते हैं, वो सिर्फ 80% तक चले जाते हैं। तो ऑलरेडी 54% पे हम जा चुके हैं। मार्केट का कंसोलिडेशन ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है। तो आज सेकेंड डे होगा जब मार्केट फिर से कंसोलिडेट करेगा। मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एरिया क्या है? 21,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है 20,700-800 वाली रेंज। तो ये मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट एरियाज है। ये मैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए या नियर बाय के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो पक्का सपोर्ट मार्केट का नीचे आएगा, वो 20,500 का। कल भी हमने आपको ये बात नोटिस करवाई थी कि जिसको 10 लॉट लेने से 3 ही लॉट ले और 10 लॉट में से 7 लॉट छोड़ दे, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बैंक निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी थी और आरबीआई की बैठक भी होने वाली, तो उससे पहले बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत चर्निंग होना स्वाभाविक था, वो हो भी रही है, आज भी होगी। क्योंकि कल बैंक निफ्टी के अंदर पहली बार अनवाइंडिंग का प्रेशर हमको देखने को मिला। 12% ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन घटा उसके अंदर। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी को थोड़ी और एफर्ट्स अभी करने पड़ेंगे और उसको आरबीआई वाला ये हिस्सा भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके थोड़ा और वीक हो जाएगा। 46,500 बैंक निफ्टी के लिए एक अहम एरिया है, जो सपोर्ट की तरह काम करेगा। 47,000 के ऊपर आने पर ही अब बैंक निफ्टी को वापस एक मजबूती मिलेगी। इनफैक्ट मैं बोलूंगा 47,200 के ऊपर आने पर ही बैंक निफ्टी को मजबूती मिलेगी। तो 47,200 से 46,500 ये रेंज होगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की रेंज है 20,700 से लेके 21,050 तक की रेंज है। इसके बीच में निफ्टी ट्रेड करेगा। फ्यूचर्स में हम ऑलरेडी 21,000 के ऊपर आके ना केवल हमने ओपनिंग की थी बल्कि क्लोजिंग भी की है। स्पॉट हम 21,000 से जस्ट थोड़ा सा नीचे है, करीब 60-70 पॉइंट। तो वैसे मार्केट का सेटअप ठीक है, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन का दिन होगा। ऑप्शन वालों के लिए आज दिन बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक्स में काम करें वो ज्यादा ठीक होगा। आज हीरो ट्रेड अगर किसी को ढूंढने भी हो तो वो बैंक निफ्टी में ही ढूंढे और वहीं उसको मिलेंगे। हो सकता है स्लाइटली पुट्स के फेवर में चला जाए, तो इसलिए आप थोड़ा चेक करके आज ट्रेड कीजिएगा और जो भी काम कीजिएगा इंट्राडे कीजिएगा। अभी बड़ी पोजीशंस लेके बाजार के अंदर बड़ा पैसा गैप के साथ मिलेगा, उसके थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। किसी दिन गैप डाउन का फंस ना जाए, तो इसलिए जो भी पोजीशंस ले इंट्राडे काम करें, स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, ऑप्शन से दूर रहे और रेंज मार्केट होगा। ऑलरेडी रेंज में आपके सामने बोल चुका हूँ, 46,500 से 47,200 बैंक निफ्टी की और 20,700 से 21,050 निफ्टी की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज लगातार दूसरा दिन हो सकता है कंसोलिडेशन का, बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो आज के दिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके स्क्रीन पर, इस पर आप नजर रखिए।
अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज किन शेयरों में ट्रेड करें। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज ट्रेड कहाँ पर करें? गुड मॉर्निंग पूजा। यहाँ पे जब कल के क्लोजिंग सेशन में हमने बात करी थी कि आईटी सेक्टर यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आईटी पे तो डेफिनेटली आज नजर रहनी चाहिए, बट उसके अलावा ऑटोज और यहाँ पे मेटल पैक भी है जहाँ पे हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आप ऑटो में से एमएनएम को पिक कीजिए। एमएनएम पे यहाँ पे आपको 1705 से 1709 का रेट अगर मिल रहा है तो उस रेट पे बाय कीजिए। 1740 तक का टारगेट रहेगा इसका और 1690 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है वो वीईडीएल का है। स्टॉक में कल भी हमने यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिला था जिसमें स्टॉक ने यहाँ पे 3% का एक अपमूव दिया था। उसी मोमेंटम को फर्दर आज के सेशन में कंटिन्यू होता हुआ दिखेंगे, तो आप करंट मार्केट प्राइसेस को बाय कीजिए। यहाँ पे 260 का यहाँ पे टारगेट अचीवेबल है और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो 244 का रहेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 244 का। वेदांता में टारगेट होगा 260 का और एमएनएम में भी तेजी करने की सलाह। मेटल और ऑटो में हमने देखा था, ऑटो में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन एमएनएम में खरीदारी करके चलिए 1740 के लक्ष्य के लिए। आखिरी कुछ घंटों में रिकवरी भी आई थी और वेदांता भी अच्छा लग रहा है 260 के टारगेट्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स इरकॉन फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे उनका ओएफएस जो है वो खुलने वाला है। 8% स्टेक की बिकवाली होगी ओएफएस से, जिसका वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 1165 करोड़ रुपीस पर शेयर पे आता है। और जो अगर फ्लोर प्राइस की बात करें तो 154 रुपीस पर शेयर है, यानी कि 10% डिस्काउंट पे है। लेकिन याद रखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है खुलेगा फ्राइडे को, यानी कि कल। और ऑफ कोर्स अब बात करें तो रेलवे थीम में राइट्स को भी जो है एक एमओयू साइन किया है मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस के साथ। और बीएल की भी बात करें तो इनको भी लगभग 3915 करोड़ का ऑर्डर आया है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि रफली अब 550 करोड़ का ऑर्डर रेडार को लेके आया है। और जो करंट FY24 का ऑर्डर है वो लगभग 18,300 करोड़ का, यानी कि FY24 तक का 91% गाइडेंस ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं जो उन्होंने दिया था। इसके अलावा ब्लॉक डील 2 एक्सपेक्टेड हो सकते हैं और दोनों ही वार्बर्ग पिंकस जो है फोकस में रहने वाले हैं। ऑफकोर्स का जो है 2 दिन पहले हमने देखा वार्बर्ग पिंकस ने कंप्लीट एग्जिट लिया अपनी पोर्टफोलियो स्टेक जो कैम्स में थी, और अब जो है वो कंप्लीट एग्जिट ले रहे हैं। भारतीय एयरटेल में ले सकते हैं, यहाँ पे लगभग 0.3% स्टेक की बिकवाली करेंगे और ये कंप्लीट एग्जिट रहेगा, जिसका वैल्यू 1760 करोड़ का है। जो प्राइसिंग रखा है वो लगभग 2% डिस्काउंट का है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी वार्बर्ग पिंकस जो है अपनी स्टेक को ट्रिम कर सकते हैं, लगभग 1.3% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 833 करोड़ रुपीज़ का है। और जो प्राइस पे आ रहा है ये लगभग 5% डिस्काउंट पे हो सकता है। कल शाम को पेटीएम की कॉन कॉल हुई थी और थोड़ी कॉशियस जो है आप कह सकते हैं टोन था इस कमेंट्री में। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो 50,000 से नीचे वाले जो स्मॉल टिकट साइज लोन्स हैं उसकी एक्सपोजर वो कम करने वाले हैं और आगे जाते हुए हायर टिकट पर्सनल लोन्स पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे। और बैंक्स और एनबीएफसीज को जो है कंटिन्यूसली वो ऐड करने वाले अपने लेंडिंग पार्टनर्स को लेके। डेल्टा कॉर्प के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। कोलकाता हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी है। जो जीएसटी ऑर्डर उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था, लगभग 6,200 करोड़ का ये जीएसटी ऑर्डर था, उनके आर्म के अगेंस्ट था ये। तो कल एक्सचेंज फाइलिंग्स में ये आया है कि कंपनी ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने एक टाइप से इंटरिम रिलीफ ऑर्डर दिया है। एम्फेसिस मैनेजमेंट मीट की भी जो थी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट थी और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि Q3 ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन से कम होने वाले, यानी कि Q3 जो है परफॉर्मेंस ख़राब देखने मिल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी हेडविंड्स देखे गए हैं कंपनी में पिछले 6 क्वार्टर में, अब वो थोड़े थोड़े नए साइंस आ रहे हैं बॉटमिंग आउट के। लेकिन Q3 के लिए जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गाइडेंस उन्होंने पहले दिया था उससे वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक टाइप से नेगेटिव न्यूज़ फ्लो एम्फेसिस के लिए आया है। स्पाइसजेट भी इंपॉर्टेंट फोकस में रहेगा। यहाँ पे 11 दिसंबर को बोर्ड कंसिडर करेगी फंड रेजिंग को लेके, तो यहाँ पे स्टॉक में जो है एक्शन देखने मिल सकता है। कैंटरबिल हालांकि 2000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे एफआईज में बोफा सिक्योरिटीज़ ने लगभग 13 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है और कुछ मार्की इन्वेस्टर्स ने भी चेक इन किया है। तो इस स्टॉक में भी जो है आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। आखिरी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो फोकस में रहेगा वो रहेगा आपके शुगर के स्टॉक्स।
और कल हमने देखी थी शुगर स्टॉक्स में जो है भारी गिरावट भी आई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। लेकिन यहाँ पे जो है दो अहम कारण है। ऑफकोर्स ग्लोबली जो है शुगर प्राइसेस में गिरावट आई है, 3 मंथ लोज पे चल रहे हैं क्योंकि ग्लोबल सप्लाई बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स जो भारत के शुगर इंडस्ट्री के प्रति है वहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इथेनॉल प्रोडक्शन को थोड़ी कम कर सकती है क्योंकि उसको जो कहते हैं शुगर शॉर्टेज उसके लिए। तो इम्पोर्टेंटली इसलिए एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आपके शुगर इंडस्ट्री में बन रहा है। तो ये सारे स्टॉक जो है आपके आज रडार में होने चाहिए। ओके, थैंक यू शरद आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो एक एक खबर और उसके पीछे का पूरा एनालिसिस अभी आपको शरद करके बता रहे थे। इरकॉन का ओएफएस है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, भारती एयरटेल, पेटीएम और बीएल जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। कमोडिटी मार्केट की हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। कच्चे तेल से पहले शुरुआत करेंगे, क्या करें वहां पर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पर रणनीति बताइए और बाकी के ट्रेड्स आप कहां पर देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में? पूजा जी, एक बड़ी रैली के बाद हमने पूरी कमोडिटी मार्केट में गिरावट आते हुए देखी, जिसमें क्रूड सबसे ज्यादा गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। सेंटीमेंट थोड़े नेगेटिव है, यहाँ पर मुझे लगता है कि बिकवाली के साथ ही ट्रेड देखने को मिलेगा। तो क्रूड में करीबन 5,955 के आसपास बिकवाली करें, 6,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 5,800 तक देखा जा सकता है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो सिल्वर में भी बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं, करीबन 75,020 में बिकवाली करें, 75,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 74,325 तक हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बेस मेटल के अंदर भी हमने कल एक अच्छी गिरावट आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेड आज के ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो कॉपर यहाँ पर हम चूज करना चाहेंगे। कॉपर में करीबन 712 के आसपास बिकवाली करें, 717 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 704 तक देखा जा सकता है। ओके, थैंक यू अनुज आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। अब कुछ इक्विटी बाजार से भी आपके सामने ट्रेडिंग आइडियाज रखेंगे क्विकली। जेएम फाइनेंस ने मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह दी है। टारगेट देख रहे हैं 1478 का, स्टॉप लॉस होगा 1421 का। और वेदांता पर नजर रखिए, आज काफी सारे एक्सपर्ट्स की यहाँ पर तेजी करने की सलाह है। 260 के लेवल्स दिख रहे हैं वेदांता में और स्टॉप लॉस होगा 245 का। रेलिगैप ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है ग्लेनमार्क फार्मा, खरीदारी करने की सलाह है। 835 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं ग्लेनमार्क में, स्टॉप लॉस लगाइए 790 का। और हिंदुस्तान कॉपर में भी खरीदारी करने की सलाह है, 192 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 175 का। अब आगे बढ़ते हैं और स्वास्तिक ब्रोकरेज की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है आरबीएल बैंक, खरीदारी करके चलिए 262 के होंगे टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 249 का। और नैल्को में भी तेजी करने की सलाह है, 103 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 98 का। निर्मल बैंक ने जो कॉल्स हमने शेयर किए हैं उसमें पहला है पीएनबी, तेजी करने की सलाह है 90 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक होगा टीसीएस, यहाँ पर भी वो तेजी करने की सलाह दे रहे हैं 3640 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 3585 का। आखिर में एमके ग्लोबल फाइनेंस ने आईईएक्स में खरीदारी करने की सलाह दी है और टारगेट देख रहे हैं 153 का, स्टॉप लॉस होगा 143 का। और दूसरा केमिकल स्टॉक्स एलेक्स केम, यहाँ पर तेजी करने की सलाह है, 295 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 280 का। ये है एमके ग्लोबल की राय। तो सभी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज तेजी करने की सलाह आ रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से। रखिए वेदांता जैसे स्टॉक्स पर, आज वहां पर एक्शन एक्सपेक्टेड है। चलिए, ये तो बात हुई कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी एक बार देख लेते हैं। और पेटीएम पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ पर जो खबर भी आई है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी की थी शरद ने पेटीएम को लेकर, और उस पर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी इस समय देखने को मिल रही हैं। कॉल में उनका कहना है कि वो अपना एक्सपोजर रिड्यूस करेंगे स्मॉल टिकट साइज़ में जो 50,000 के नीचे है। उसके बाद गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड की राय दे दिया है, डबल डाउनग्रेड किया है, खरीदारी से घटाकर न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। और जो लक्ष्य है वो 1250 से घटाकर अब 840 का देख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी जो रेटिंग है वहां पर इक्वल वेट की राय बरकरार रखी हुई है। और जो टारगेट देख रहे हैं मॉर्गन स्टैनली पे वो देख रहे हैं 830 के लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने भी अपने टारगेट प्राइस में कटौती की है,
से उसे घटाकर जो नया टारगेट अब दिख रहा है वो 900 का दिख रहा है। तो यहाँ पर तमाम जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं पेटीएम पर, ज़्यादातर डाउनग्रेड की रिपोर्ट आ रही हैं, तो स्टॉक पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो बात हुई कुछ रिपोर्ट्स की। अब एक